उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज फिर से आरआरबी ग्रुप डी वाले जो भी छात्र हैं उन लोगों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको प्रीवियस ईयर पेपरों के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं और इससे पहले हमने आपको 6 वीडियोज प्रोवाइड करा दिए और ये आज हमारा 7वां प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है, जिसमें हम आज की इस क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जीके जीएस साइंस के जितने भी क्वेश्चन आपका जो एग्जाम 7/10/2022 को हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो सारे डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। और आप लोग जरूर इन पीछे जो हमने आपको 6 वीडियोज प्रोवाइड कराए प्रीवियस ईयर पेपरों के, उनको आप लोग जरूर देखिए, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, हमारी एक ये खासियत है कि मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बताता हूँ, आपको उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वो भी बताता हूँ। इसीलिए आप जरूर उन वीडियोज़ को देखिए, आपकी बहुत ही हेल्प होगी वहाँ से। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कहता है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो खाली स्थान किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। तो याद रखना, ये आपकी जो है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है ये आपकी गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लेना। इसका निर्माण आपका जो है कब हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके 1605 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? जिंक का मतलब Zn, तो आपके जो जिंक का स्थान होगा वो आपका वर्ग होगा जिंक का 12 और आवर्त आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका जवाब यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस संगठन की एक पहल है? तो याद रखना, ये आपके राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की एक पहल है। क्या पहल है? कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाना। ये आपकी किसकी पहल हो जाएगी? तो ये आपके राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की एक पहल हो जाएगी, जिसकी शुरुआत आपकी 1950 के दशक में हुई थी। ठीक है, इसके जनक आप लोग याद रखना जॉन मैकार्थी। इसके जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नर्मदा या नर्मदा मध्य भारत की एक नदी है जो खालिस्तान राज्य में अरब सागर में मिल जाती है। तो याद रखना, जो आपकी नर्मदा या नर्मदा इसी नदी को बोलते हैं, तो ये जो है आपकी गुजरात राज्य में है और जो कि आपकी कहाँ मिलती जाकर है? अरब सागर में आपके। ठीक है, फिर क्वेश्चन कहता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो जो आपकी विद्युत शक्ति होती है इसका एसआई मात्रक आपका वाट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी योजना या पहल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित नहीं है? तो याद रखना, ये आपकी राष्ट्रीय खेल विकास कोष, खेलो इंडिया योजना, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये आपकी सारी जो योजनाएं हैं ये आपके युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा जारी की गई हैं। बल्कि आपका जो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है, कहता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष, ऐसी कोई भी योजना जो है आपके युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा संचालित नहीं की गई है। तो यही आपका गलत पूछा गया था, तो आपका गलत यही हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि खेलो या युवा मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए पेपर में तो 1982 में की गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस यौगिक को क्लोरीन से उपचारित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है? तो याद रखना, आपके जब बुझे चूने को हम लोग उपचारित करते हैं तब आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। किससे? क्लोरीन से। तो 17 का आपका जवाब ए हो जाएगा। आप इसकी रिएक्शन भी देख सकते हैं किस तरीके से किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो याद रखना, ये आपको
रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी के द्वारा आपको पता चलेगा कि जो ये आपका व्यक्ति है ये 1 साल पहले ही आपका HIV से संक्रमित हो चुका है। तो 22 का आपका जवाब डी बिल्कुल हो जाएगा सही। और HIV का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाए तो आप उसका फुल फॉर्म भी आसानी से बता सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, एड्स का भी याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कैसे कहता है कि कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। तो याद रखना ऐसा आपका मशरूम। फिर क्वेश्चन कहता है विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन कवर नहीं किए, तो इसमें याद रखना इसका जवाब आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि इनका परिमाण तो है वो समान होता है परंतु इनकी दिशा आपकी क्या होती है, विपरीत होती है। यही आपका लंबवत कार्यरत बलों के संबंधों के बीच में बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के जो आपका 2025 में होगा। तो याद रखना वो आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई भी छात्र आपके दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो ऐसी अभिक्रिया आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। ये क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला क्या कहता है। कहता है निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। तो याद रखना ये आपकी दालें जो होती हैं ये आपके वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो याद रखना इसका जवाब आपका दालें हो जाएगा, जो एक प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी सारी भी अन्य चीज़ें भी होती हैं, उनको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, वह कौन सी प्राप्ति है जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है। तो देखते हैं इन चारों में से वह कौन सी प्राप्ति है। तो याद रखना ये कहता है राजस्व प्राप्ति जो है जिसका दावा हम लोग सरकार से नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते। क्वेश्चन कहता है निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा आपके आर्टिकल 24 में कहा गया है। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या कहता है। कहता है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से होता है। तो इसकी परिघटना से आपका टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। कहता है जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं और टिंडल प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रकीर्णन भी कहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखना। और इसका नामकरण किसने किया था, तो जॉन टिंडन ने। ठीक है, इसका जो पूछा जाए इस प्रभाव का नामकरण किस भौतिक शास्त्री ने किया था, तो जॉन टिंडन ने। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां नहीं थे। तो ऐसा आपकी राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल 154 जिसमें क्या है, राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं। कहता है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो याद रखना इसमें रेजिन और गोंद नामक जो है आपके अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते क्या कहता है। कहता है सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्रमशः क्या है। तो याद रखना सल्फर मतलब सल्फर का आपके परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 16 तथा संयोजकता आपकी 2 होगी। सल्फर एक हल्के पीले रंग का अधातु तत्व है। अगर आपसे पूछा जाए सल्फर धातु है या अधातु, तो उसका जवाब आप देंगे अधातु है। और इसका रंग कैसा होता है, तो आप लोग इसका जवाब देंगे या हल्के पीले रंग का अधातु
तत्व है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। तो इसका जवाब आपका इस हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसका परमाणु क्रमांक आपका 16 और संयोजकता इसकी कितनी होगी, 2। अब देखिए नंदा देवी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपका क्वेश्चन इसमें आ नहीं पाया पीडीएफ में, क्योंकि वो अच्छे से ठीक ढंग से दिख नहीं रहा है किताब में। तो इसको आप लोग समझ लेना कि नंदा देवी जो आपका जैवमंडल है या बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपके उत्तराखंड में है। इतना बस याद रखना, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप लोग उसका जवाब देंगे उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये आपके क्या है, इसे 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है, इसीलिए और भी महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर इसका नाम याद रखना। और कब शामिल किया गया था इसको भी आप लोग याद रखना, 2004 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कहता है उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं, तो याद रखना आपके एल्कीन के नाम से जाना जाता है, जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं आपके। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, Na2CO3 × 10H2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट को दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, धावन सोडा भी इसको हम लोग बोलते हैं। धावन सोडा का अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाए तब भी आप लोग उसका जवाब क्या देंगे, Na2CO3 × 10H2O। आगे देखते हैं क्वेश्चन कहता है वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब खाली स्थान होता है, तो वो आपका हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे, तो वो आपके कौन थे, प्रोफेसर मोहम्मद शमीम जयराजपुरी। ये आपके प्रथम विश्वविद्यालय के कुलपति थे, कहाँ के, राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के। साइंस का क्वेश्चन है, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से किसका उदाहरण है, तो ये आपके संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना ये आपकी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। कहता है कि वसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रंगोली बिहू, भारत के बिहू, जैसे ही बिहू शब्द आएगा तो आप लोग तुरंत उसको रिलेट करेंगे किससे, असम से। ठीक है, और ये किस लिए मनाया जाता है, याद रखना है प्रत्येक वर्ष आपका अप्रैल महीना भी चल रहा है, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पड़ता है, जो फसल की कटाई की शुरुआत का क्या होता है, आपका प्रतीक होता है। ठीक है, ये आपके असम राज्य में मनाया जाता है। अब कच्छ के रण के बारे में पूछा गया, कहता है इनमें से कौन सी बात कच्छ के रण के विषय में सही नहीं है, तो सबसे पहले यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा है यह सफ़ेद नमक का प्रसिद्ध रेगिस्तान है जो मानसून के मौसम के बाद दिखाई देता है, ये भी बात सही है कच्छ के रण के बारे में। तो 2 बातें आपकी सही हो गई हैं। तीसरी बात है यह उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट में स्थित है, जी बिल्कुल नहीं। कच्छ के रण की बात हो रही तो आपको तुरंत याद आना चाहिए दिमाग में गुजरात। लास्ट वाला कहता है, तो ये सी आपका गलत हो जाएगा, कहता है यह गुजरात के कच्छ जिले के थार मरुस्थल में नमक का दलदल है, ये बात भी आपकी सही है, तो इसलिए इसका जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है दिए गए रासायनिक समीकरण के बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो बाईं ओर आपको ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिखेंगे, तो आपको 4 दिखेंगे। ठीक है, कहता है निम्न में से कौन सा भारतीय बजट में राजकोषीय घाटे का सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है, तो याद रखना इसका जो सही सूत्र हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कुल व्यय माइनस उधारी के अलावा कुल प्राप्ति। ठीक है, पूछा गया निम्न में से कौन सा वन संसाधनों के सतत प्रबंधन का कारण हो सकता है, तो इनमें से आपका कारण कौन सा हो जाएगा, वनों की वृद्धि
दर के आधार पर लकड़ी की उपज को समायोजित करना। तो आपका इसका जवाब 93 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 आपका क्या कहता है? कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति खाली स्थान द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो याद रखना, जो आपके चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति होती है ये आपके चुंबकीय सुई के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। अब याद रखना, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होती है वो आपके चुंबकीय सुई के द्वारा निर्धारित की जाती है। और दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना ये आपका टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपके टेस्ला होता है। ठीक है, तो इसका जवाब आपका सही 94 का सी हो जाएगा। और ये आप लोग ये समझ लेना कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगभग देखने को 100% मिल सकता है। एक ऐसा क्वेश्चन या तो मात्रक पूछेगा, चुंबकीय क्षेत्र संबंधित आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और आज की इस क्लास में आपके इतने ही क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। और आज ये हमारा 7वां प्रीवियस ईयर पेपर था जो हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया इसका सॉल्यूशन। आज हो सकता है कुछ चीज़ें, क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसी वजह से उतनी अच्छी क्लास नहीं हो पाई है जितनी की सारी हमने आपको पहले प्रोवाइड कराई है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करके, काफ़ी दिन से आप लोगों को क्लास नहीं मिल रही थी इसी वजह से। तो प्लीज़ अगर हो सके आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। और अपने इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके से आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपरों के सॉल्यूशन आपको मिलते रहें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।